हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं डिस्कस करूंगी सोशल साइंस। ठीक है, सी टैट पेपर 2 जिनका पेपर 2 सोशल साइंस है, उनके लिए जो है ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आज का मैंने पेपर लिया है ये लास्ट ईयर का पेपर है, जो कि आपका सीबीटी मोड पर हुआ था, मतलब ऑनलाइन हुआ था। इससे आपको ये पता चलेगा कि ऑनलाइन क्वेश्चन आए किस तरीके से थे। दूसरी बात कि आपकी तैयारी कितनी है ये भी आपको जो है चेक करने का, जाँचने का अपने आप को मौका मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। भले यहाँ पे मैं जो है 10 से 15 क्वेश्चन ही कराऊंगी। मैं आज जो है 15 क्वेश्चन लूँगी, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जो क्वेश्चन रेडी होंगे वो जो है 20 से 25 होंगे, क्योंकि जो मैं फैक्ट्स बताऊंगी वो आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अगर क्वेश्चन इस बार वो आया है तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई नेक्स्ट टाइम जो है फैक्ट्स पूछ दे, तो आप जो है डायरेक्ट आंसर याद करने से अच्छा है कि उससे रिलेटेड और भी चीज़ें याद करें, जिससे कि आपके और क्वेश्चंस जो है रेडी हों। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे मैं टीचिंग मटेरियल, जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं और साथ में टीचिंग एग्जाम से इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है वहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा तो ये जो है 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 का जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको जो है रिवाइज करना मत भूलिए। ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था? तो कौन सी ताकतों द्वारा? पाल वंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट। एक तो याद रखना, चालुक्य जो है ये दक्षिण भारत में थे, चालुक्य, चोल ये तो होंगे नहीं, तो जहाँ पे भी ऑप्शन में आएंगे उसको हटा देना। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, बिल्कुल ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य ये भी नहीं होगा, यहाँ पे चोल आ गया, तो मतलब ये तो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो हमारा क्या है? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। इन तीनों के बीच में जो है संघर्ष हुआ था एक स्थान को लेकर, वो स्थान कौन सा था? कन्नौज। ठीक है, अब इसके बारे में और सारी चीज़ें जान लीजिए। कन्नौज को लेकर जो है इन्होंने यहाँ पर जो है संघर्ष किया था, इस पर अपना अधिकार करने के लिए। हर्षवर्धन नामक एक राजा थे, हर्षवर्धन, जो कि ये कहाँ के थे? थानेसर के, थानेसर के राजा थे। और इनकी जो राजधानी बनाई थी इन्होंने वो है कन्नौज। कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इनकी मृत्यु के बाद जो है कन्नौज पर अलग अलग जो है ताकतों ने जो है इस पर अपना अधिकार करने का सोचा, तो उसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ही यहाँ पे अधिकार करना चाहते थे, और तीनों के बीच में जो है संघर्ष हुआ, जिसमें जो जीत होती है वो किसकी होती है? गुर्जर प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों की जीत होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, हर्षवर्धन से रिलेटेड, हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है, हर्षवर्धन की आत्मकथा जो थी वो थी हर्षचरित। क्या थी? हर्षचरित, जिसे कि किसने लिखा था? हर्षचरित को लिखा था बाण भट्ट ने। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 32 में? हाँ, निम्न वक्तव्यों, ठीक है, मतलब ये जो वाक्य है ए और बी पर विचार करना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। पहला क्या है? महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। ठीक है, नियमित रूप से कर वसूलते थे, किससे? किसानों से बोला है, तो क्या ये सही है? ये दरअसल गलत है। महाजनपद के जो शासक थे केवल किसानों से नहीं नियमित रूप से कर वसूलते थे। कर व्यवस्था को जो है महाजनपद समय में कर व्यवस्था को जो है जरूर जो है कर व्यवस्था को नियमित कर दिया गया था। याद रखना, कर व्यवस्था को जो है नियमित कर दिया गया था। ठीक है, महाजनपद के टाइम पे। और ये उपज का जो है, वहाँ का जो राजा था, उपज का 1/6 भाग जो है लेता था। मतलब 1/6 भाग जो है वो क्या है? कर के रूप में लिया जाता था, जिसे कि क्या कहा जाता था? षटभागी। मतलब जो राजा लेता था ये सभी पर लगा हुआ था, षटभागी कहलाता था। और ये कृषि में, और इस टाइम पे जो है ये कर इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस टाइम पे कृषि में बहुत बदलाव आया था, बहुत तेज़ी से, क्योंकि हल का प्रयोग किया जाने लगा था। किसका? हल का। लोहे के हल बने थे, जिससे कि उपज में बढ़त हुई। इसीलिए जो है सभी पर जो है कर व्यवस्था लगाया गया था, कर को नियमित कर दिया गया था और 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ा दिया। बिल्कुल, औजार क्या बना? हल का प्रयोग हो गया था, और हल जो है वो भी लोहे का।
ठीक है, लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, लोहे का हल बनने लगा था, जिससे कि पैदावार बहुत अच्छी हुई। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए सही है, बी गलत है, ये तो गलत हो गया। ए और बी दोनों सही नहीं है, सिर्फ बी सही है। ए गलत, बी सही, बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है 3 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 में क्या बोला है, अकबर के बारे में। हाँ, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय, देखिए याद रखिएगा सर्वत्र विचार की बात की जा रही है। तो सर्वत्र विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे मतलब अकबर को विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में रुचि थी। वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था, नहीं वो किसी पर नियंत्रण नहीं करना चाहता था, धर्म खासकर धर्म के लेकर। ठीक है, वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था, ये भी नहीं बात सही है। वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था, ये भी बात सही नहीं है। सर्वत्र शांति के बारे में जो विचार सही है वह है ये है कि वो विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में जो है इंटरेस्ट लेता था, रुचि रखता था। तो ऑप्शन जो है ए हमारा जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 में क्या है। हाँ, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का क्या आधार था, मतलब मुगल साम्राज्य जो है एकदम अच्छे से स्थिर रहा, वो मतलब उसको जल्दी कोई तोड़ नहीं पाया, इसका क्या कारण था। केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था, या आसपास के क्षेत्र से मित्रता और वैवाहिक संबंध। देखिए ये तो होगा नहीं, प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, इसके कारण जो है उसका स्थिरता नहीं थी, और सैनिक अभियान के कारण भी उसकी स्थिरता नहीं बनी हुई थी उसके मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का मेन कारण था भूमि कर, जो कि वो भूमि कर लेते थे, जो कि उनके आय का मुख्य साधन था, जिससे कि उनका साम्राज्य जो है बढ़ता गया। साम्राज्य में अगर हमारे लोगों के पास आय होगा तभी जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो भूमि कर जो था वो बहुत सही, वो जो है उनके आय का स्रोत था, और इसी के कारण जो है मुगल साम्राज्य जो है एक अच्छा स्थिर साम्राज्य बना रहा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किया, लेकिन इसको जो है साम्राज्य विस्तार के लिए इसने इसका प्रयोग किया था। किसके लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 35 में क्या बोला है। 35 क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, में कुछ बताने, फैक्चुअल क्वेश्चन है। संस्कृत, हिंदुस्तानी, ब्रज। तो हिंदुस्तानी कोई बात नहीं है, ब्रज भी नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन हमारा अवधी। जो रामचरितमानस जो लिखी गई थी वो जो है तुलसीदास ने जो लिखी थी वो अवधी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 में क्या बोला है। हाँ, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। कौन, और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। मतलब वो उस व्यक्ति, हमें उस जो धर्म का नाम बताना है जो शिव और विष्णु के प्रति तो सच्चे प्रेम रखते थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे। ये आलोचक थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है। नैनार और अलवार से, शंकर और रामानुज से, अल्लमा प्रभु और अक्कल महादेवी से, सिद्ध और योगी से। तो याद रखिएगा जो नैनार और अलवार थे ये जो है शिव और विष्णु के सच्चे प्रेम भक्त थे। जो नैनार थे वो शिव को मानते थे, किसको मानते थे, शिव को, और जो अलवार थे ये मानते थे विष्णु को। ठीक है, और जो नैनारों की जो संख्या थी वो पूरी टोटल 63 थी, और अलवारों की जो संख्या थी वो जो है कितनी थी, तो उनकी संख्या जो है याद रखना 12 थी। ठीक है, जैसे अंडाल उंडाल जो थे ये सब अलवार के ही थे। तो नैनार और अलवार जो है ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे इनका प्रेम मुक्ति मार्ग के लिए बोला कि इनकी भक्ति करनी सबसे अच्छी है। ये बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 में क्या बोला है। गोंड जनजातियाँ, ठीक है, गोंड जनजाति की बात में की गई है। आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्यक में फैली हुई है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश। केरल में तो है नहीं। छत्तीसगढ़, बिहार बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो ये मध्य भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मतलब कि हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होता है। गौंड जाति सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बहुसंख्यक रूप से फैली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 में क्या बोला गया है। हाँ, निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प। बहुत से आदिवासी समूह
बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ठीक है, जो आदिवासी समूह थे वो बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। और अंग्रेज राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। क्या ये सही है? जो अंग्रेजी राज में परिवर्तन हुआ था उसके अनुभव से आदिवासी खुश थे? नहीं, क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए भी जो है समस्या उत्पन्न कर रहे थे। दीकू लोग ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता की सहायता की। जो दीकू लोग थे वो आदिवासियों की सहायता किए थे? बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत जाता है। यहाँ पे एक है कि बहुत से आदिवासी समूह जो थे बाजार और व्यापारियों को जो बाजार था और जो व्यापारी लोग वहाँ से जाते थे उनको अपना शत्रु समझते थे। ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, मतलब हमारा ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 39 में क्या बोला है देखते हैं। सतनामी आंदोलन के बारे में बता रहा है। सतनामी आंदोलन का जो गठन है, क्या बोला है, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए की गई थी? तो याद रखना जो सतनामी आंदोलन चलाया गया था उसके मुख्य जो थे वो थे घासीदास। इस चीज़ को याद रखना, घासीदास। ठीक है, सतनामी आंदोलन में। और ये जो है सामाजिक समानता और न्याय के लिए जो है इन्होंने लड़ाई की थी। किसकी? सामाजिक समानता और न्याय के लिए जो है इन्होंने कि सबको एक जैसा समझा जाए, क्योंकि ये निम्न जाति के थे। ठीक है, और इन्होंने इनके बारे में क्या बात सही है वो देखते हैं। सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया था? पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए नहीं, पूर्वी भारत में नहीं। उत्तरी भारत में होने वाले जो जाति भेदभाव था, बिल्कुल नहीं। मध्य भारत में चमड़े का काम जो करने वाले समूह थे, जो निम्न जाति के थे, ये चमड़े का जो काम करते थे उनके लिए जो है इन्होंने काम किया था। पश्चिम भारत में मैला सफाई करने वाले नहीं। तो घासीदास की जब बात आई सतनामी आंदोलन की, तो याद रखना चमड़े के काम करने वाले जो लोग थे उनके लिए जो है काम किया था। चमड़े का काम करने वाले लोगों के लिए जो है इन्होंने काम किया था। तो ऑप्शन जो 3 है हमारा वो जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 क्वेश्चन में क्या बोला है। 40 क्वेश्चन में निम्न में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र से मेल खाती है? ठीक है, सतनामी आंदोलन पंजाब में, बिल्कुल नहीं। मतुआपन तमिलनाडु में, ये भी नहीं सही है। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, बिल्कुल सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में हुआ था। आर्य समाज ये भी जो है कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो है केरल साइड में हुआ था। तो मध्य भारत में तो हमारा जो चमड़े की जाति जो चमड़े का काम करते थे उनके लिए तो इन्होंने काम किया ही, लेकिन ये जो सतनामी आंदोलन केरल के साइड हुआ था। ठीक है, सत्यशोधक समाज जो था ये जो है महाराष्ट्र में, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब जो है गलत है। आर्य समाज जो है, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी उसका जो वो जगह है वो है पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 में क्या बोला है वो देखते हैं। 41 में निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल नहीं खाते? देखो, निम्न जातियां जो थी द्रविड़ संस्कृति की वास्तविकता का समर्थक है। निम्न जातियां जो थी द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक थी, ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं समर्थक करते थे, ऐसा घासीदास ने कहा, ये गलत बात है। ठीक है, जाति के आधार पर, बी में क्या बोला, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है। किसने कहा था? ये नारायण ने, श्री नारायण गुरु ने कहा था कि जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता मतलब एक इंसानियत ही एक सबसे बड़ी जाति है, संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है। ये श्री नारायण का वाक्य था, ये करेक्ट है। ठीक है, क्षुद्र और अति क्षुद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, जो क्षुद्र हैं अति क्षुद्र हैं को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, किसने कहा था? ज्योतिबा राव फुले ने। तो मतलब कि हमारा बी और सी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होता है। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन? बी, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 में क्या बोला गया? 42, एक मिनट, हाँ, औपनिवेशिक जो है, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सी बात सही है? ठीक है, औपनिवेशिक के बारे में अधिकांश नौकरियां जो है, नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार था, सही बात है। जो उच्च पद थे उस पर जो है अंग्रेजों का ही अधिकार था। बी क्या बोल रहा है? इसके द्वारा आशा की गई धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके, मतलब कि धन का जो बहाव है वो इंग्लैंड की ओर से रोका जाए, क्या ये सही बात है? इसके द्वारा आशा की गई कि भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाए जाए, नहीं।
तो इसके द्वारा क्या आशा की गई थी कि जो उच्च पद पे लोग थे, जो अधिकारी अंग्रेज के ही अधिकारी थे, तो इससे ये आशा की गई कि जो धन का बहाव है वो इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके। ठीक है, मतलब उनको जो धन है, जो उनको पेमेंट दी जाएगी वो इंडिया से ही दी जाएगी, तो इंग्लैंड की ओर से जो है धन को रोका जाए, ये बात जो है करेक्ट है। और इसके द्वारा ये आशा की गई कि भारतीयों के लिए भी इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर, तो बिल्कुल नहीं, भारतीयों को तो रोजगार देने के पक्ष में ही नहीं थे ये, क्योंकि और देते भी थे तो जो छोटे मोटे काम होते थे वो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट है, मतलब हमारा ए और बी जो है फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 43 में क्या बोला गया है। 43 में रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, उचित विकल्प बताएं। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो क्या है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी। बिल्कुल बात सही है, गांधी जी ने जो है 1919 में जो है रॉलेट एक्ट की घोषणा की थी। और इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियाँ तो बढ़ती हैं, वहीं एक्ट में आम आदमी को मौलिक अधिकार को सशक्त करने, मौलिक अधिकार लोगों से जो है छीन लिया गया था यहाँ पर, तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा। इसीलिए 6 अप्रैल 1919 को जो है अपमान और याचना के रूप में जो है इस दिवस को मनाते हैं। ये चीज़ याद रखना, अपमान और याचना का जो दिवस है वो है 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। तो ए और सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। देखते हैं किस में है ए और सी। हाँ, थर्ड ऑप्शन जो है ए और सी है, तो ये दोनों ही वाक्य जो है सही हैं, तो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इनको याद रखना, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह का जो गांधी जी ने शुरू किया था वो 1919 में, और 6 अप्रैल 1919 को इसीलिए जो है अपमान के रूप में मनाया जाता है, अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44, आप क्या सोचते हैं मीराबेन जैसे गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी, इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वे घट जाएंगे। इसमें बोला है क्वेश्चन में, क्या आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी, मतलब उन्होंने जो है जो गांधीवादी बातें थी, जो पंचवर्षीय योजना में जो विज्ञान और मशीनरी की बातें की गई थी, इसकी जो है ये आलोचक थी मीराबेन। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वे घट जाएंगे, इसलिए इससे तो ये तो नहीं होगा कि लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं। उनका मेन कारण था, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, कि मीराबेन सोचती थी कि अगर मशीनीकरण बढ़ेगा तो उसके वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, उसको खतरा पहुँचेगा। ठीक है, इससे मानव का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, वो बाद में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा बी करेक्ट होता है, बाकी सब ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि ये डायरेक्ट है कि मीराबेन ने ऐसा क्यों सोचा था। ये उनके बारे में वाक्य थी कि उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा था कि मशीनीकरण न बढ़े, क्योंकि पर्यावरण को जो है खतरा पहुँचेगा, और पर्यावरण को खतरा पहुँचेगा, इसका असर जो है मानव पर दिखेगा और वो बाद में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45वें में क्या बोला गया है 45, निम्न कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, मानचित्र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में, एक मिनट, पहला ऑप्शन है मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय, चिन्ह, मतलब दूरी, समय और प्रतीक। तो क्या ये ऑप्शन सही है। देखो, दूरी, समय की बात नहीं की गई है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, ये है जब बड़े क्षेत्रफल वाले जो भाग होते हैं, जो बड़े क्षेत्रफल वाले भाग होते हैं, जैसे महाद्वीप हुए, देश हुए, को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम जो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बात सही है, बड़ी चीज़ों को दिखाना है तो छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे, और जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाना है, जैसे गाँव हुआ, कस्बा हुआ, कागज़ पर अगर इनको दिखाना है तो हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो मतलब बी और सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। कहाँ पर है ये, थर्ड ऑप्शन में बी और सी जो है हमारे यहाँ पे ये करेक्ट होगा। और ये मैंने करवा दिया था चैप्टर, अगर जिसने अच्छे से किया होगा उनको पता भी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करने में कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, फीडबैक देना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।